आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर भी हम आज रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस जो हमने ली थी वो सेट्स टॉपिक के ऊपर ली थी। सेट्स थ्योरी का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, तो आज से हम रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से सभी क्लास ज्वाइन करो भाई एक बार। गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग हितेश, कैसे हो भाई? हितेश कल कहाँ पे थे? कल मुझे नहीं दिखाई दिए तुम, कहाँ बिजी थे कल? वो सारी है ना आपको? चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा था, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो एक बार उसी को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद रिलेशन के ऊपर आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय आइदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए को डिनोट करेंगे बी क्रॉस ए से। ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप से होंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पहला कोऑर्डिनेट पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे सेट से। ए बिलोंग करेगा सेट ए से एंड बी बिलोंग करेगा सेट बी से। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ए क्रॉस बी के काफी सारे सबसेट्स भी होंगे। हो सकता है एक सबसेट हो सकता है दो सबसेट्स हो सकता है दो से ज्यादा सबसेट्स हो। तो जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे रिलेशन बन जाएंगे सेट ए से लेके सेट बी तक। सर एक बार बता दो कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कब होता है? अच्छा, ये होमवर्क दिया था ना मैंने आपको, तो माइंड में नहीं आया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। तो यहां पे बी क्रॉस ए क्या होता है भाई? बी क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, मान लो एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट है, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट पहले सेट बी से बिलोंग कर जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट y दूसरे सेट A से बिलोंग कर जाएगा। अब मैंने बताया था कि जनरली A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों इक्वल नहीं होते जनरली, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इक्वल होते हैं। वो स्पेशल केस क्या है यहां लिख रहा हूं, नोट A क्रॉस B is equal to B क्रॉस A if and only if, किसका सिंबल है? if and only if A is equal to B। ये भाई अगर A सेट एंड B सेट दोनों इक्वल हैं, सिर्फ उसी केस के अंदर A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इक्वल होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। सेट ए एंड बी आपको दोनों इक्वल लेने पड़ेंगे, तभी ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल आएगा, और किसी केस के अंदर ये इक्वल नहीं आएगा। क्लियर? ये था भाई इसके अंदर। अब मैं बता रहा था कि ए क्रॉस बी के काफी सारे सबसेट्स होंगे, तो जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे सबसेट्स एक रिलेशन बन जाएंगे सेट ए से लेके सेट बी तक, और जितने बी क्रॉस ए के सबसेट होंगे वो सारे के सारे सबसेट्स बन जाएंगे सेट बी से लेके सेट ए तक।
तो ध्यान देना है। तो रिलेशन की डेफिनेशन भी यही बता रही है हमें। देखो रिलेशन डेफिनेशन में इन्होंने यही बताया कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो है ए एंड बी के अंदर। तो कहते हैं देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब इफ एंड ओनली टाइप की स्टेटमेंट आ रही है। यहां नीचे लिख रहा हूं उसी को मैं कि आर जो है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ आर जो है वो सबसेट हो ए क्रॉस बी का। यही बात इसने ऊपर लिख रखी है। आर अगर रिलेशन है ए से लेके बी तक, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ आर अगर एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। रिवर्स भी ट्रू होगा, इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है। आर अगर कोई सबसेट है ए क्रॉस बी का तो आर क्या बन जाएगा? एक रिलेशन बन जाएगा सेट ए से लेके सेट बी तक। ये रिलेशन की डेफिनेशन है। क्लियर? अब देखो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर, अलग से लिख देते हैं चलो, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, मतलब रिलेशन है ए से लेके बी तक। तो दिस इंप्लाइज ये ए बिलोंग करेगा सेट ए से एंड स्मॉल बी बिलोंग करेगा स्मॉल कैपिटल बी से, सेट बी से। तो ध्यान रखना है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? लिख देते हैं नोट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स, इसका मतलब क्या है भाई? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए इज रिलेटेड टू बी। क्या मतलब है? ए इज रिलेटेड टू बी by the relation R, by the relation R। रिया किसका एग्जाम्पल पूछ रहे हो? एग्जाम्पल किसका पूछ रहे हो भैया, एक बार बताओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल क्या? ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए का क्या? ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए का कोई एग्जाम्पल दूं? बताओ। बताओ भी जल्दी से। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। आर जो है रिलेशन का नाम है, हो सकता है रिलेशन का नाम कुछ और हो, तो वो हम यहां पे लिख देंगे। देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, दोनों का मतलब सेम है। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये वाली नोटेशन जो है नीचे वाली, ये बहुत कम यूज, ये वाली नोटेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो देखने को मिलेगी वो पहली वाली होगी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वाली। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए का कोई एग्जाम्पल? अच्छा, तो कोई भी सेट ले लो ना। जैसे मान लो ये ले लिया, ए इक्वल टू बी लेना है, तो ए एंड बी मैंने मान लिए कि ए एंड बी क्या है? 1,2 है। तो यहां से आप ए क्रॉस बी निकालो, क्या आएगा? ए क्रॉस बी मतलब 1,2, इसकी इसी के साथ सेम है ना, सेट सेम है, तो यही आएगा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। अब सेट सेम ही है,
इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, सेम है ना सेट, आगे पीछे करके कैसे भी लिखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वली आने वाला है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए सिर्फ उसी केस में होगा जब ए एंड बी दोनों इक्वल सेट्स होंगे। अगर ए एंड बी दोनों अलग अलग सेट्स हैं तो कभी भी ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आएगा। चेक करके देख लेना आप, अगर आपने ए एंड बी सेट अनइक्वल ले लिए तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो सर यहां पर बात तो एक ही सेट की हो रही है, एक ही सेट है, लेकिन ए एंड बी यही तो रिजल्ट है ना बच्चे। ए एंड बी क्या है यहाँ पे, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए किस केस में होगा, जब ए एंड बी सेम सेट हो, एक ही सेट हो। दो अलग अलग सेट अगर आपने लिए तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं आएगी। तो मतलब ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, ऑप्शंस दे देंगे आपको कि भाई ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ, चार ऑप्शन दे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दे दिया ए सबसेट ऑफ बी, सेकंड ऑप्शन के अंदर दे दिया बी सबसेट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन के अंदर दे दिया ए इक्वल टू बी, डी ऑप्शन के अंदर दे देंगे नन ऑफ दिस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं क्या बता रहा था भाई तुमको, हाँ इसका मतलब बता रहा था ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये वाली नोटेशन कम देखने को मिलेगी, ज़्यादातर आपको ये वाली नोटेशन देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं। अब इसका है इनवर्स रिलेशन आएगा। इससे पहले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू, अब मैंने रिलेशन की क्या डेफिनेशन बताई भाई, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखो भाई, ऑन ए नहीं, ऑन ए के बारे में बाद में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक। अब रिलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बता रखी है, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लो वो क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा सेट ए से लेके सेट बी तक। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए से लेके बी तक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो क्या फाइंड आउट कर लो कि ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स कितने होंगे। जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन बन जाएंगे सेट ए से लेके सेट बी तक। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट्स होंगे, तो सबसेट का फार्मूला तो हमें पता है, पहले पढ़ के आए हैं हम सेट थ्योरी के अंदर। कितना, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। हमने पढ़ा था ए सेट के टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यहां ए की जगह क्या है, ए क्रॉस बी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 की पावर mn, वेयर number of element in set A is equal to m and number of element in set B is equals to n। ये है भाई, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन ए से बी कब बनेगा, जब वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब अगर हमें निकालना है कि टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, तो क्या करो, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है सारे निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। सेट क्या है इस बार, ए क्रॉस बी।
और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए के अंदर m एलिमेंट्स मान लिए, बी के अंदर n एलिमेंट्स मान लिए, तो फार्मूला क्या बन जाएगा 2 की पावर mn। आपको ये याद नहीं रखना, आपको याद रखना है ये 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? अब इसने यहां पे यही सारी बातें बता रखी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डोमेन एंड रेंज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ एनी रिलेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये ले लिया सेट ए, ये ले लिया सेट बी, रिलेशन का नाम ले लेते हैं आर। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स ले लो, मान लो 1 0 -1 9 8। सेट बी के अंदर मान लो क्या है 2 4 6 8 10 एंड 12। ये एलिमेंट्स है भाई। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशन ले लो ए से लेके बी तक, यहां के किसी भी एलिमेंट को यहां के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट करवा दो, सबको करवा दो या इनमें से कुछ को करवा दो, अपनी मर्जी है। तो मान लो फिलहाल मैंने 1 को 6 से रिलेट करवा दिया, -1 को 10 से रिलेट करवा दिया, और -1 को 8 से भी रिलेट करवा दिया, और 9 को मैंने 2 से रिलेट करवा दिया। ये मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशन ले लिया समझने के लिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। शॉर्ट में लिखते हैं इसको, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू, देखो बच्चों डोमेन क्या है। अगर आर एक रिलेशन है ए से लेके बी तक, तो डोमेन ऑफ आर के अंदर, डोमेन ऑफ आर एक सेट आएगा। उस सेट के अंदर पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि किसी ना किसी के साथ रिलेशन में है। तो बताओ पहले वाले सेट के कौन कौन से एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट के साथ रिलेशन में है? 1 है, -1 है एंड 9 है। 1 -1 9, तो ये जो है ये डोमेन के अंदर आ जाएंगे। 1 -1 9, ये क्या आ जाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। क्या आ जाएगा भाई? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। नेक्स्ट है कोडोमेन। कोडोमेन में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोडोमेन में ये जो दूसरे वाला सेट आपको बी दिखाई दे रहा है, इस तरफ वाला ये जो सेट बी है, ये सेट पूरे का पूरा क्या होता है? कोडोमेन होता है रिलेशन का। तो या तो आप इसको सेट बी लिख लो, या फिर अगर पूरा ही लिखना है तो लिख दो 2 4 6 8 10 12। ये क्या है अपने पास? कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है? रेंज ऑफ आर, चलो ठीक है भाई ऐसे लिख देते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन आर। रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है भाई। नीचे लिख लो एक बार नोट डाल के कि रेंज जो है ना वो सबसेट होगा कोडोमेन का। मतलब रेंज के सारे एलिमेंट कहां प्रेजेंट होंगे? कोडोमेन के अंदर होंगे, और कोडोमेन के अंदर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। रेंज के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे भाई? कोडोमेन से आएंगे, और कोडोमेन के वो एलिमेंट रेंज में आएंगे जो कि किसी ना किसी के साथ रिलेशन में है। तो बताओ कोडोमेन के कौन कौन से एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट के साथ रिलेशन में है? 2 है, 6 8 10, 2 6 8 10। तो ये वाले एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे? रेंज ऑफ आर के अंदर। 2 6 8 एंड 10, ये है अपने पास रेंज ऑफ रिलेशन आर। यहां तक कोई डाउट भाई? डोमेन, रेंज, कोडोमेन में कोई दिक्कत? यहां तो हम रिलेशन की डोमेन रेंज निकाल रहे हैं। जब फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहां हम फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। वहां पे थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। बेसिक डेफिनेशन यही है रिलेशन के लिए। कोई दिक्कत भाई इसमें? डोमेन, रेंज, कोडोमेन में? नो डाउट
ओके, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो, लेकिन हमने तो डोमेन रेंज इस तरीके से पढ़ लिया। डोमेन क्या होगा, पहले सेट के वो एलिमेंट जो कि किसी ना किसी के साथ रिलेशन में है वो डोमेन में चले जाएंगे। कोडोमेन, ये दूसरे वाला सेट पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा, और रेंज के अंदर कोडोमेन के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि यहाँ के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। तो ये डोमेन रेंज कोडोमेन हो गया। लेकिन यहाँ पे इसने देखो जो डेफिनेशन लिखी है वो कुछ इस तरीके से लिखी इसने। डोमेन ऑफ आर के अंदर क्या लिखा, डोमेन ऑफ आर के अंदर ए टाइप के एलिमेंट आएंगे। कौन से आएंगे भाई, अगर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर, ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म के अंदर जब आप उसको लिखोगे तो काफ़ी सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट उठा के एक सेट के अंदर लिख दो, वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी करेंगे इसका एक। सिमिलरली रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा भाई, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट उठा के एक सेट के अंदर लिख दो, वो क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ आर। तो मतलब बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, कौन से भी, जिनके लिए ए कोमा बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। समझ रहे हो? तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं उन सभी का सेकंड कोऑर्डिनेट उठा के सेट के अंदर लिखो, वो क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ आर। एक एग्जांपल करते हैं इसका। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशन लिखते हैं, जैसे कि रिलेशन लिखा मैंने -1,0, 2,1, 1,3, 9,0, ये एक रिलेशन है आर। तो बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। डोमेन ऑफ आर उस डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगी भाई, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबका पहला कोऑर्डिनेट उठा लो, सेट के अंदर लिख दो, तो -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। तो ये आ गया अपने पास डोमेन ऑफ आर। सिमिलरली रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड वाले कोऑर्डिनेट उठा लो, उनको लिख लो सेट के अंदर, 0 1 3, 0 1 3, लास्ट में 0 है लेकिन 0 पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखोगे। ये आ गया डोमेन एंड रेंज। क्लियर? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास, सबसे पहला क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू ए एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है इसके अंदर। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन ओवर सेट ए इज। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन 2 की पावर 9, सेकेंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 8, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ क्या आएगा। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन कितने होंगे दैट कैन बी डिफाइन ओवर ए। ओवर ए का मतलब है ए से लेके ए तक। ओवर ए का मतलब क्या है, ए से लेके ए तक आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। या तो ओवर ए लिखेगा या फिर हाउ मैनी रिलेशन यू कैन डिफाइन ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब भी ए से लेके ए तक ही है, उसके अंदर ए और बी अलग अलग नहीं होंगे, दोनों सेम होंगे ए से लेके ए तक। जल्दी से बताओ। रिया ऑप्शन बी, हितेश ऑप्शन सी। ये है। अलग अलग कैसे आ रहा है भाई तुम्हारा, अलग अलग तो नहीं आना चाहिए था। सोच लो एक बार, ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन बी आएगा। देखो बी तो आ ही नहीं सकता भाई, बी कौन बोल रहा है। ऑप्शन बी 6, रिया 6 बोल रही है भाई।
आएगा तो 2 की पावर में, 6 तो आएगा नहीं ना 2 की पावर में, तो 6 कैसे? तो देखो आर रिलेशन कहां से कहां है, ए से लेके ए तक, तो हमें चेक करना है कि ए से लेके ए तक कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो निकाल लो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बन सकते हैं। ए क्रॉस ए के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बन जाएंगे ए से लेके ए तक। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे इसके, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आ जाएगा, ए के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं तो 3 इंटू 3 2 की पावर 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इसका, 2 की पावर 9 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2 की पावर 9। क्लियर सर, ऑप्शन ए। अब तो आप पार्टी बदल गए भाई, अभी तो ऑप्शन बी बोल रहे थे। तो क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिवन 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी। ए एंड बी कोई भी 2 फाइनाइट सेट्स हैं, ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। निकालना क्या है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड 8, थर्ड 64 एंड फोर्थ नन ऑफ दिस। बताओ जल्दी से। हितेश कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सी मतलब 64। रिया आप बताओ भाई क्या होगा। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो बताओ ए से लेके बी तक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हो। सी, ऑप्शन नंबर सी 64 बिल्कुल सही बात है भाई। देखो हमें चाहिए ए से लेके बी तक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लो ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे भाई, ए के अंदर 2 एलिमेंट, बी के अंदर 3 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने होंगे, 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 ऑप्शन में नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होगा, देखो आर अगर रिलेशन है, आर अगर कोई रिलेशन है ए से लेके बी तक, आर अगर कोई रिलेशन है ए से लेके बी तक, तो इनवर्स ऑफ आर को डिनोट करेंगे आर -1। आर के ऊपर एक -1 लगा देंगे, मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ आर। इनवर्स ऑफ आर हो जाएगा बी से लेके ए तक, बी से लेके ए तक। अब जैसे और क्या था इसके अंदर, अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो कब करेगा भाई, इफ एंड ओनली इफ इसका रिवर्स मतलब बी कॉमा ए जो है वो आर इनवर्स से बिलोंग करे। इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो आर इनवर्स के अंदर क्या बिलोंग करेगा, इस एलिमेंट का रिवर्स, मतलब बी कॉमा ए आर इनवर्स से बिलोंग कर जाएगा। डोमेन एंड रेंज की अगर बात करें, देखो यहां कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक एग्जांपल लेके समझा रखा है इन्होंने। ए एक सेट लिया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। बी कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है
A,1, A,3, B,3, C,3। तो R रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा भाई? पहले बात तो R का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ऑफ R। तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स कर दो। A,1 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 1,A R इनवर्स से बिलोंग करेगा। सिमिलरली A,3 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 3,A R इनवर्स से बिलोंग करेगा। B,3 अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो 3,B बिलोंग कर जाएगा। ऐसे ही 3,6 R इनवर्स से बिलोंग कर जाएगा। ये R इनवर्स आ जाएगा। अब डोमेन ऑफ R क्या है? सभी ऑर्डर्ड पेयर का पहला कोऑर्डिनेट उठा लो, ABC, तो डोमेन आ गया ABC। अब डोमेन ऑफ R जो है वो क्या बन जाएगा अपने पास? रेंज ऑफ R इनवर्स। ध्यान दो, जो डोमेन ऑफ R है वो क्या बन जाएगा? रेंज ऑफ R इनवर्स। जो R की डोमेन है वो R इनवर्स की रेंज बन जाएगा। नेक्स्ट है रेंज ऑफ R। सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कोऑर्डिनेट उठा लो, 1, 3, बाकी तो 3 है, तो रेंज आ जाएगा 1,3। ये अगर रेंज ऑफ R है तो R इनवर्स का ये क्या बनेगा? डोमेन ऑफ R इनवर्स। ये है भाई। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, कहते हैं कि द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। R एक रिलेशन है, क्या दे रखा है भाई? R एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर। कैपिटल N क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और रिलेशन डिफाइन कैसे कर रखा है इन्होंने? कहते हैं कि A,B रिलेशन से बिलोंग करेगा कब? इफ A इज इक्वल टू B। A किसके इक्वल आए? 2B के इक्वल आए। तो बताओ R इनवर्स इन चारों में से क्या होगा, या तीनों में से क्या होगा? कितने ऑप्शंस दिए हैं इसने? 3 ऑप्शन। A, B मतलब ये है भाई, थोड़ा सा आगे लिखा है। C, R इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले आप इसमें R निकालो, R के जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सबको रिवर्स कर दो, R इनवर्स आपके पास आ जाएगा। जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या आएगा इसका। रिया बोल रही है ऑप्शन नंबर A, 2,1, 4,2, 6,3 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा हितेश आप बताओ। हितेश B, दोनों का अलग अलग है। चलो देखते हैं किसका ठीक है। अब देखो A इक्वल टू 2B है। A और B कहाँ से आएंगे भाई? A आएगा यहाँ से। A भी एक नेचुरल नंबर है और B भी एक नेचुरल नंबर है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल्स टू A/2। तो पहले लिखा मैंने R। अब A क्या है? नेचुरल नंबर है। B भी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो A की जगह क्या मैं 1 पुट कर सकता हूँ क्या? A की जगह अगर 1 पुट किया तो B क्या आएगा? 1/2। लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो A को मैं 2 का मल्टीपल पुट कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 का मल्टीपल पुट करो A को। तो सबसे पहले A को पुट किया 2 पुट किया तो 2/1 1, फिर पुट किया 4 का हाफ 2, फिर 6,3 आ जाएगा, 8,4 आ जाएगा। ऐसे ही ये चलता जाएगा। ये है R। हमें निकालना है R इनवर्स। R इनवर्स के लिए क्या करो? सभी ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दो। 1,2, 2,4, 3,6, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1,2, 2,4, 1,2, 2,4, 3,6 अप टू इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। तो B जिसने बोला था उसका आंसर करेक्ट है और जिसने A बोला था उसका रॉन्ग है। तो किसका ठीक था भाई? हितेश का B था, रिया का A था। ओके समझ गए ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन जो है वो 4 से 5 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। देखो क्या क्या है।
सबसे पहला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम यहाँ पे देखो 2-3 टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे जो मेन है अपने पास। एक तो है रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक और एक है ट्रांजिटिव। इन तीनों के अंदर आपको एक खास बात याद रखनी है कि ये जो रिलेशन होंगे ना, अगर रिलेशन का नाम आर है तो ये होंगे सेट ए से लेके सेट ए तक। तो मतलब इन दोनों का पहले वाला सेट और दूसरे वाला सेट क्या होगा, सेम होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जब भी इन तीनों की बात करेंगे तो इन दोनों सेट्स को सेम लेके चलना है, तभी हम इनकी बात कर पाएंगे। अब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ है। सेट ए के अंदर हो सकता है एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, इनफाइनाइट एलिमेंट हो। तो जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। अगर है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो क्या लिखोगे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में आप, इफ A belongs to set A, then for reflexive के लिए क्या होना चाहिए भाई, A, A belong करना चाहिए रिलेशन R से। For all A belongs to the given set A। ये सिंबल किसका है भाई, for all का है। किसका सिंबल है ये, for all, सभी के लिए। किसका सिंबल है, यहां लिख देता हूं, पहले देखा भी होगा आपने। इसको बोलते हैं फॉर ऑल। उल्टा ए जो है उसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। तो यहां पे मैंने वही लिखा है जो अभी मैंने बोला था आपको कि ए अगर सेट ए से बिलोंग करता है तो सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं यहां से हम रिफ्लेक्सिव का। तो मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3 4, ये लिया। फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, आर एक रिलेशन लिया, R1 ले लिया। चलो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ। ये मैंने कोई भी एक रिलेशन लिखा है। ए से लेके ए है, रिलेशन कहाँ है भाई, ए से लेके ए है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लिया, चलो R2 कोई दूसरा रिलेशन ले लिया, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 3। बताओ फर्स्ट एंड सेकंड में से, मतलब R1 R2 में से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है। या फिर ये बताओ कौन सा रिलेशन इनमें से रिफ्लेक्सिव है, R1 रिफ्लेक्सिव है कि R2 रिफ्लेक्सिव है, जल्दी बताओ। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद रखो, सभी एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो चारों के चारों एलिमेंट्स का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। अगर एक एलिमेंट भी सेट का ऐसा मिल गया जिसका रिलेशन खुद के साथ नहीं है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जल्दी बताओ भाई, R1 रिफ्लेक्सिव या फिर R2 रिफ्लेक्सिव, जल्दी कमेंट करो। R2 रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल। देखो 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 1 का 1 के साथ है। आगे कुछ है या नहीं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ है या नहीं। एक्स्ट्रा उसके अंदर कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां से R2 जो है वो क्या है, R2 इज रिफ्लेक्सिव, बट R1 is not reflexive। R1 रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसके अंदर 4 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। देखो 4 एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट 4, 4
does not belongs to the relation R1, therefore R1 is not reflexive, therefore या फिर this implies R1 is not reflexive, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिख रखे हैं, क्या है पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं। देखो नोट डाल के इन्होंने एक दो पॉइंट्स लिख रखे हैं। कहते हैं कि दी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ वॉइड सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आप किसको कहोगे? एक बार आइडेंटिटी रिलेशन मैं बता देता हूं, मैंने बताया नहीं है शायद। आइडेंटिटी रिलेशन यहां देखो, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन को हम जनरली आई से डिनोट कर देते हैं भाई, जनरली आमतौर पर आई से डिनोट कर देते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे सकते हो उसको। आइडेंटिटी रिलेशन है मान लो कहां से कहां, ए से लेके ए तक, इसमें भी पहला सेट और दूसरा सेट सेम होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, इसके अंदर क्या है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होता है। इसमें एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा भाई, हर एक एलिमेंट का रिलेशन जो है वो खुद के साथ होगा। सिंपली देखो ये है, एलिमेंट्स लेके चलते हैं के अंदर, या फिर ऐसे लिख लो, अलग से लिख लो। ए सेट क्या है, 1 2 3 अप टू n तक। तो ये जो रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होगा भाई, इसके अंदर 1,1 आएगा, 2,2 आएगा, 3,3 आएगा, और क्या आएगा लास्ट में n,n आएगा। इनके अलावा आइडेंटिटी रिलेशन में कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होगा और किसी एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता। अगर किसी और एलिमेंट के साथ भी वो रिलेट कर रहा है तो वो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बताओ, मैंने एक रिलेशन लिखा यहां पे R1, R1 एक रिलेशन ले लिया किसके ऊपर, ए सेट के ऊपर, ए से लेके ए, वेयर ए क्या है 1 2 3, और R1 मैंने लिख दिया 1,1 2,2 3,3 1,2। बताओ भाई ये जो रिलेशन R1 मैंने लिखा है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा? R1 रिलेशन आइडेंटिटी होगा क्या? बताओ क्या R1 रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा इस केस में? जल्दी से बताओ। आइडेंटिटी अगर है तो हर एक एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ खुद के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। अगर और किसी के साथ वो रिलेशन में है तो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव हो सकता है लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। बताओ। नो सर, नो सर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी नहीं होगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। और अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो भाई क्या R1 रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? बताओ। क्या R1 इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी तो चलो नहीं है, रिफ्लेक्सिव बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा क्या? जल्दी से बताओ, क्या ये रिलेशन
रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। यस सर, बिल्कुल भाई। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर हम सिर्फ उस बात पे फोकस करते हैं क्या हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा है, बाकी वो किसी के साथ करे या ना करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता रिफ्लेक्सिव के अंदर। बाकी वो दूसरे किसी के साथ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन खुद के साथ रिलेट करना कंपलसरी है, तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। बाकी किसी के साथ करे या ना करे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन क्या है, बट रिफ्लेक्सिव। तो यहां से हम आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव बन जाएंगे, लेकिन जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सारे के सारे आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला मैंने, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। यही बात इन्होंने पीछे वाले पॉइंट्स में लिखी होगी। क्या लिखा, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन वर्ड, नॉन वर्ड मतलब नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। वही बात है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव। लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाउएवर a reflexive relation on A is not necessarily the identity relation on A। आगे ना वही बात, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन आपका कोई जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको बताई है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। यूनिवर्सल रिलेशन, देखो आर अगर कोई रिलेशन है ए से लेके ए तक, देन आर इज सेट टू बी यूनिवर्सल, देन आर इज सेट टू बी यूनिवर्सल इफ R is equal to A क्रॉस A। रिलेशन होता है A क्रॉस B का सबसेट। यहां A से लेके A तक बात हो रही है, तो यहां देखेंगे A क्रॉस A का सबसेट। A क्रॉस A का सबसे बड़ा सबसेट कौन होगा, वो खुद, उससे बड़ा तो उसका कोई सबसेट नहीं हो सकता ना। तो इसलिए रिलेशन अगर A क्रॉस A के इक्वल है तो मतलब वो सबसे बड़ा सबसेट है A क्रॉस A का, तो सबसे बड़ा सबसेट है तो क्या बन जाएगा, वो सबसे बड़ा रिलेशन बन जाएगा A से लेके A तक। सबसे बड़ा रिलेशन मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। तो क्या बोल सकते हैं यहां से, नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वर्ड सेट इज रिफ्लेक्सिव। देखो यूनिवर्सल सबसे बड़ा रिलेशन A क्रॉस A, मतलब अगर ए सेट के ऊपर रिलेशन है तो ए क्रॉस ए जो होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ए क्रॉस ए के अंदर तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे ना, 1,1 2,2 सारे आएंगे, तो हर एक यूनिवर्सल रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन यूनिवर्सल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।